नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द गोट लाइफ फिल्म की। मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारा है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहां फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है। वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम सवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह लेते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहाँ जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहाँ भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सऊदी अरब पहुँच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब वहाँ से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन कठिनाइयों से, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है, बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस कार्य परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं, वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहाँ से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी भी भूमिका वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। जिमी जीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खादिरी की भूमिका निभाई है, जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन लुई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा है। इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है। सुनील के की सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। एस श्रीकार प्रसाद का संपादन बीच में थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक और रहमान का संगीत कर्णप्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द गोट लाइफ फिल्म की। मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारा है।
मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहाँ फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है। वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम सवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह लेते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहाँ जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहाँ भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सऊदी अरब पहुँच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब वहाँ से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन कठिनाइयों से, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस कार्य परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहाँ से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है लेकिन छोटी सी भी भूमिका वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। जिमी जीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खादिरी की भूमिका निभाई है जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन लुई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा है। इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है। सुनील के की सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। एस श्रीकार प्रसाद का संपादन बीच में थोड़ा सा सुस्त है लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक और रहमान का संगीत कर्णप्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द गोट लाइफ फिल्म की। मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारा है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहाँ फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है।
वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम सवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह लेते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहाँ जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहाँ भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सऊदी अरब पहुँच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब वहाँ से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन कठिनाइयों से, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है, बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस कार्य परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं, वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहाँ से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी भी भूमिका वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। जिमी जीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खादिरी की भूमिका निभाई है, जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन लुई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा है। इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है। सुनील के एस के सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। एस श्रीकार प्रसाद का संपादन बीच में थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक और रहमान का संगीत कर्णप्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द गोट लाइफ फिल्म की। मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारा है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहाँ फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है। वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम सवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है।
आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह लेते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहाँ जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहाँ भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सऊदी अरब पहुँच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब वहाँ से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन कठिनाइयों से, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस कार्य परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहाँ से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है लेकिन छोटी सी भी भूमिका वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। जिमी जीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खादिरी की भूमिका निभाई है जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन लुई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा है। इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है। सुनील के एस के सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। एस श्रीकार प्रसाद का संपादन बीच में थोड़ा सा सुस्त है लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक और रहमान का संगीत कर्णप्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द गोट लाइफ फिल्म की। मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारा है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहाँ फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है। वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम सवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में
मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह लेते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहाँ जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहाँ भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सऊदी अरब पहुँच जाता है, लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब वहाँ से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन कठिनाइयों से मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है, बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस कार्य परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहाँ से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी भी भूमिका वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। जिमी जीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खादिरी की भूमिका निभाई है, जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन लुई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा है। इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है। सुनील के एस के सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। एस श्रीकार प्रसाद का संपादन बीच में थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक और रहमान का संगीत कर्णप्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द गोट लाइफ फिल्म की। मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारा है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहाँ फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है। वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम सवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह लेते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहाँ जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहाँ भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सऊदी अरब पहुँच जाता है, लेकिन एयरपोर्ट पर ही
गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब वहाँ से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन कठिनाइयों से मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस कार्य परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहाँ से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है लेकिन छोटी सी भी भूमिका वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। जिमी जीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खादिरी की भूमिका निभाई है जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन लुई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा है। इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है। सुनील के एस के सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। एस श्रीकार प्रसाद का संपादन बीच में थोड़ा सा सुस्त है लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक और रहमान का संगीत कर्णप्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द गोट लाइफ फिल्म की। मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारा है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहाँ फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है। वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम सवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह लेते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहाँ जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहाँ भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सऊदी अरब पहुँच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को
ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब वहाँ से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन कठिनाइयों से मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है, बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस कार्य परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहाँ से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी भी भूमिका वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। जिमी जीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खादिरी की भूमिका निभाई है, जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन लुई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा है। इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है। सुनील के एस के सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। एस श्रीकार प्रसाद का संपादन बीच में थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक और रहमान का संगीत कर्णप्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द गोट लाइफ फिल्म की। मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारा है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहाँ फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है। वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम सवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह लेते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहाँ जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहाँ भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सऊदी अरब पहुँच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है,
बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब वहाँ से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन कठिनाइयों से मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है, बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस कार्य परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहाँ से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी भी भूमिका वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। जिमी जीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खादिरी की भूमिका निभाई है, जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन लुई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा है। इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है। सुनील के एस के सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। एस श्रीकार प्रसाद का संपादन बीच में थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक और रहमान का संगीत कर्णप्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द गोट लाइफ फिल्म की। मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारा है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहाँ फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है। वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम सवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह लेते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहाँ जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहाँ भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सऊदी अरब पहुँच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब
वहाँ से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन कठिनाइयों से मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस कार्य परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहाँ से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है लेकिन छोटी सी भी भूमिका वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। जिमी जीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खादिरी की भूमिका निभाई है जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन लुई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा है। इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है। सुनील के सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। एस श्रीकार प्रसाद का संपादन बीच में थोड़ा सा सुस्त है लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक और रहमान का संगीत कर्णप्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द गोट लाइफ फिल्म की। मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारा है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहाँ फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है। वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम सवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह लेते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहाँ जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहाँ भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सऊदी अरब पहुँच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब वहाँ से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन कठिनाइयों से मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है।
इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस कार्य परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहाँ से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी भी भूमिका वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। जिमी जीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खादिरी की भूमिका निभाई है, जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन लुई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा है। इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है। सुनील के एस के सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। एस श्रीकार प्रसाद का संपादन बीच में थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक और रहमान का संगीत कर्णप्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द गोट लाइफ फिल्म की। मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारा है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहाँ फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है। वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम सवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह लेते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहाँ जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहाँ भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सऊदी अरब पहुँच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब वहाँ से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन कठिनाइयों से, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है, बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस कार्य परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी सराहना की जाए कम है।
फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहाँ से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी भी भूमिका वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। जिमी जीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खादिरी की भूमिका निभाई है, जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन लुई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा है। इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है। सुनील के सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। एस श्रीकार प्रसाद का संपादन बीच में थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक और रहमान का संगीत कर्णप्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द गोट लाइफ फिल्म की। मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारा है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहाँ फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है। वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम सवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह लेते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहाँ जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहाँ भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सऊदी अरब पहुँच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब वहाँ से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन कठिनाइयों से, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है, बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस कार्य परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं, वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहाँ से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी
पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी भी भूमिका वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। जिमी जीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खादिरी की भूमिका निभाई है, जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन लुई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा है। इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है। सुनील के एस के सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। एस श्रीकार प्रसाद का संपादन बीच में थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक और रहमान का संगीत कर्णप्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द गोट लाइफ फिल्म की। मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारा है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहाँ फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है। वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम सवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह लेते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहाँ जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहाँ भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सऊदी अरब पहुँच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब वहाँ से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन कठिनाइयों से, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है, बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस कार्य परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं, वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहाँ से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी भी भूमिका वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। जिमी जीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खादिरी की भूमिका निभाई है, जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन
लुई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा है। इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है। सुनील के एस के सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। एस श्रीकार प्रसाद का संपादन बीच बीच में थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक और रहमान का संगीत कर्णप्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द गोट लाइफ फिल्म की। मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारा है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहाँ फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है। वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम सवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह लेते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहाँ जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहाँ भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सऊदी अरब पहुँच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब वहाँ से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन कठिनाइयों से, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है, बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस कार्य परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं, वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहाँ से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी भी भूमिका वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। जिमी जीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खादिरी की भूमिका निभाई है, जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन लुई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा है। इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है। सुनील के एस के सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ
पेश किया है। एस श्रीकार प्रसाद का संपादन बीच बीच में थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक और रहमान का संगीत कर्णप्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं पटना शुक्ला फिल्म की। रवीना टंडन इन दिनों अपनी अभिनय यात्रा की दूसरी पारी खेल रही है। पहली पारी जब वो सिनेमा के पिच पर खेलने उतरी थी तो उन दिनों की बात हुआ करती थी जब उन्हें टिप टिप बरसा पानी और तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त जैसे गानों में ठुमके लगाने के लिए ही फिल्मों में लिया जाता था। हालांकि उस दौर में भी रवीना ने दमन और सूल जैसी फिल्मों में दिखाया कि वह अभिनय भी कमाल का कर सकती है। दमन के लिए तो उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। 3 साल पहले रवीना ने OTT पर अपनी दूसरी पारी खेलनी शुरू की है और सिर्फ इन 3 साल में रवीना ने दिखाया है कि अगर उन्हें सही किरदार मिले तो वो अपने दौर की उन तमाम अभिनेत्रियों से आज भी 21 है जो इन दिनों OTT पर अपनी दूसरी पारी खेल रही है। फिल्म पटना शुक्ला अपनी चंद लेखकीय और निर्देशकीय खामियों के बावजूद अगर एक दर्शनीय फिल्म और सामाजिक सिनेमा बन पाती है तो उसमें फिल्म की कहानी, इसकी पृष्ठभूमि और इसकी मुख्य कलाकार रवीना टंडन का अभिनय सबसे अहम होगा। ये फिल्म कुछ उसी पृष्ठभूमि पर है जिस पर हालिया रिलीज फिल्म भक्षक बनी। खान सितारों का भी ये दूसरा दौर चल रहा है। आमिर खान लापता लेडीज बना रहे हैं, शाहरुख खान ने भक्षक बनाई और सलमान खान ने हालांकि अपनी भांजी को लेकर फर्रे बनाई, लेकिन आमिर और शाहरुख के सामाजिक सिनेमा को आगे बढ़ाया है। सलमान के भाई अरबाज खान ने अपनी इस नई फिल्म पटना शुक्ला में फिल्म का शीर्षक इसकी मुख्य कलाकार के किरदार को लोकप्रिय होने से मिला नाम है। फिल्म में इस किरदार का नाम है तन्वी शुक्ला। तन्वी शुक्ला को लोग पटना शुक्ला कैसे बुलाने लगते हैं। भले फिल्म इस नाटकीय परिवर्तन को को असरदार तरीके से दिखाने से चूक गई हो, लेकिन तन्वी शुक्ला की कहानी अपने आप में असरदार है। वह पेशे से वकील है, अदालत परिसर में उसका अपना बस्ता है। जांगिया के लिए मिले कपड़े से आधा मीटर कपड़े की बेईमानी कर लेने वाले दर्जी के खिलाफ मुकदमा जीतते दिखाकर फिल्म ये स्थापित करती है कि तन्वी के पास आने वाले मामले मामूली हैं। अदालत का जज और खुद उसका पति भी उसे मामूली वकील समझता है। पति तो अपने सहकर्मियों और उनकी पत्नियों के सामने कहता भी है ये एफिडेविट हलफनामा अच्छा बना लेती है। घर की मुर्गी दाल बराबर वाली मानसिकता का यह पति भी हालांकि बाद में बदलता है और तमाम मुश्किल हालात में अपनी पत्नी की लड़ाई में उसका साथ देने का फैसला करता है। फिल्म पटना शुक्ला की कहानी बिहार विश्वविद्यालय में चल रही धांधली का खुलासा करती है। शुरू में लगता है कि ये उत्तर पुस्तिकीय बदलने का मामला है, लेकिन फिर पता चलता है कि CCTV लगे स्ट्रांग रूम के ब्लाइंड स्पॉट पर बैठा शख्स कैसे लोगों की मार्कशीट ही बदल देता है। मामला खुल चुका है, लेकिन अदालत सबूत मांगती है। जिस युवती का मुकदमा तन्वी लड़ रही है वह एक रिक्शे वाले की बेटी है। वह वादा करती है कि दबाव पड़ने पर वह टूटेगी नहीं। तन्वी शुक्ला खुद तनकर खड़ी रहने वाली महिला है। वह खाना भी अच्छा बनाती है। उसके बनाए लड्डुओं की तारीफ जज भी करते हैं। बेटे का टिफ़िन छूट जाए तो वह स्कूल बस का पीछा करके टिफ़िन भी दे आती है, लेकिन उसकी वकालत का इम्तिहान अभी बाकी है और जब इस इम्तिहान में उसके अव्वल नंबर आने का नंबर आता है तो फिर एक खुलासा होता है। इस खुलासे की परिणति के बाद इस फिल्म का सीक्वल बनने की गुंजाइश भी फिल्म बनाने वाले छोड़ देते हैं। निर्देशक विवेक बुड़ाकोटी की फिल्म पटना शुक्ला देखते समय कई हालिया रिलीज और कई पुराने फिल्मों की याद आपको आती रह सकती हैं। जॉली LLB के जज सौरभ शुक्ला आपको याद आ सकते हैं। फर्रे की चंद घटनाएं जहन में आ सकती हैं और वही दृश्य आपको याददाश्त में कुलबुला सकते हैं। लेकिन मुझे यह फिल्म देखते समय बार बार याद आती रही मनोज बाजपेयी और रवीना टंडन की फिल्म सूल। उस फिल्म में मनोज के किरदार को सबसे याद रखा और रवीना के किरदार को भूल गए, लेकिन रवीना ने इस फिल्म के जरिए इस बार मनोज की फिल्म सिर्फ एक बंदा काफ़ी है के बराबर की लकीर खींची है। रवीना की ये फिल्म इन दिनों फिल्मों की याद दिलाती है। तन्वी बिहार की बेटी है, एक ऐसे राज्य में वहाँ वकालत करने निकली है जिसके सिस्टम को घुन लग चुका है। विवेक बुड़ाकोटी ने पूरी कोशिश की है कि यह किरदार पर्दे पर कुछ यूँ पेश किया जाए कि मध्यम वर्गीय परिवार की बेटियां अपने शरीर के सबसे अहम हिस्से अपनी रीढ़ को सीधा रखना सीख सके। दबाव में तन्वी झुकती नहीं है, कद्दावर नेता की वह सुनती नहीं है। तन्वी शुक्ला का यह किरदार रवीना टंडन की अभिनय यात्रा का वह मील का पत्थर है जिसे लोग आने वाले समय में लंबे समय तक याद करते रहेंगे। रवीना ने इस किरदार को निभाते समय जिस तरह की दैहिक भाषा अपनाई है वह काबिलियत तारीफ है।
सारी में वह खूबसूरत लगती है। उनकी सोभ्यता और शिष्टता इस किरदार को मजबूती देती है। रवीना का चलने का अंदाज, बोलने का अंदाज और अपनी बात कहते समय चेहरे पर एक दृढ़ता के लिए रहने का अंदाज काबिले तारीफ़ है। बेटे का टिफ़िन पहुंचाना हो तो वह माँ जैसी दिखने में कसर नहीं छोड़ती। पति के साथ हो तो उनके चेहरे की चमक आकर्षण जगाती है। सब्जी मंडी या फिर अपने ही घर में जज साहब की लाचारी देख खुद को संतुलित रखने में रवीना अपनी अभिनय साधना को दर्शाती है। और जब बात अदालत में जिरह की आती है तो बिना किसी नाटकीय के वह अपना काम बहुत शानदार तरीके से आजमा देती है। फिल्म पटना शुक्ला के लेखन और निर्देशन में जो चूके हैं उसमें तन्वी शुक्ला के पटना शुक्ला बनने का ग्राफ ठीक से स्थापित ना होने के अलावा अदालती कार्रवाई के दौरान अदालत में मौजूद लोगों की प्रतिक्रियाएं ठीक से ना दिखा पाना भी शामिल है। चौंकाने वाला खुलासे के दौरान जिस तरह की भाव अदालत में बैठे लोगों की बदलनी चाहिए वह विवेक बुराकोटी ने कैमरे में कैद नहीं की है। मानव विज, सुष्मिता मुखर्जी, चंदन रॉय सन्याल और अंशुका कौशिक, रियो कपाड़िया, दया शंकर पांडे, अमित गौड़ी आदि सहायक अपनी अपनी जगह ठीक हैं। बस अनुष्का का किरदार कचहरी में आकर सीधे तन्वी से ही क्यों मिलता है ये बताया जाने चाहिए था। सतीश कौशिक को पर्दे पर देखना अलग ही जज्बात जगाता है। फिल्म में उतना आखिरी शॉट दर्शनीय बन पड़ा है। वहाँ जहाँ भी होंगे अपने इस किरदार पर नाज ही कर रहे होंगे। फिल्म का संपादन क्लाइमैक्स में आकर गड़बड़ाया है। गाना यहाँ ठीक से मिक्स नहीं किया गया है। फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण संवाद यहाँ ठीक से सुनाई ही नहीं देते। लेकिन इसके बावजूद फिल्म चूँकि सीधे OTT पर है और घर के सुकून में बैठकर देखने की सहूलियत देने वाली है तो सिनेमा हॉल की इन बारीक कसौटियों की छूट इसे दी जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म की। बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों के भले ही मिक्स्ड रिव्यूज़ मिल रहे हो, लेकिन फिल्म की पहले दिन की कमाई के शुरुआती आंकड़े पर नज़र डालें तो ये सब साफ दिख रहा है कि फिल्म अगले कुछ ही घंटों में 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। सेकनिल्क में उपलब्ध कमाई से जुड़े शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने दोपहर के 3:10 तक 7.38 करोड़ की कमाई कर ली है और कई ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म आज 20 करोड़ के ऊपर के आंकड़े को छू सकती है। आइए अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। ये फिल्म कैसी है, आपको देखनी चाहिए या नहीं। देश पर बहुत बड़ी फिल्म की शुरुआत इस तरह की है। कहानी ऐसा है कि देश पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। देश का दुश्मन पृथ्वीराज सुकुमारन कबीर भारत पर AI की मदद से बहुत बड़ा हमला करने वाला है। देश की फोर्स और इंटेलिजेंस के पास इस मुसीबत से निपटने के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त है। ऐसे में इंडियन फोर्स अपने 2 पुराने ऑफिसर फिरोज, अक्षय कुमार और राकेश टाइगर श्रॉफ को याद करती है। इन दोनों को कबीर के नापाक मंसूबों के खात्मों के लिए भेजा जाता है। इस मिशन में दोनों का साथ देती है मानुषी चिल्लर मीसा और अलाया एक यानी। जब रणबीर की भिड़ंत राकेश और फिरोज से होती है तो दोनों को सदमा लग जाता है। राकेश और फिरोज फ्लैशबैक में चले जाते हैं। कबीर भी एक वक्त पर इंडियन आर्मी से जुड़ा रहता है। वो फिरोज और राकेश का अच्छा दोस्त रहता है। अब ऐसी क्या बात है कि वो अपने ही देश और अपने ही लोगों का दुश्मन बन जाता है। इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। एक्टिंग की बात करें तो कोई शक नहीं कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ दोनों ने अपने रोल में प्रभावित किया है। दोनों एक्टर्स ने बड़ी आसानी से मुश्किल एक्शन सीक्वेंस करके दिखाया है। खासकर बात करें टाइगर ज़्यादा फ्लेक्सिबल लगे हैं। बीच में अक्षय की कॉमिक टाइमिंग मज़ेदार लगती है। मानुषी चिल्लर भी ठीक लगी है। अलाया एफ थोड़ी ओवर एक्टिंग करती दिखी है। सीनियर आर्मी ऑफिसर के रोल में रोनित रॉय ने भी अच्छा काम किया है। हालांकि इन सब के इतर पृथ्वीराज सुकुमारन सबसे बेस्ट लगे हैं। वो एक तरह से सरप्राइज एलिमेंट बनकर उभरे हैं। आप अक्षय और टाइगर के नाम पर फिल्म देखने जा सकते हैं, लेकिन जब थिएटर से निकलेंगे तो सुकुमारन की चर्चा करेंगे। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर अली अब्बास जाफर ने फर्स्ट हाफ में कहानी को बिल्कुल इंटरेस्टिंग बनाकर रखा है। इंटरवल के ठीक पहले एक सस्पेंस भी देखने को मिलेगा। सेकेंड हाफ में कहानी बिल्कुल प्रेडिक्टेबल हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप बोर हो जाएंगे। कुछ डायलॉग जरूर घिसे पीटे या आउटडेटेड लगेंगे। एक हाथ जगत छोड़ दे तो फिल्म का VFX ओवरऑल बढ़िया है। फिल्म का विजुअल और साउंड इफेक्ट्स सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात करते हैं फिल्म की म्यूज़िक पर। फिल्म का BGM शानदार है। BGM पुराने वाले बड़े मियाँ छोटे मियाँ 1998 की धुन पर बनाया गया है। पूरी फिल्म में यही एक BGM बनता है। फिल्म में 2-3 गाने हैं जो सीक्वेंस के हिसाब से जचते हैं, लेकिन अलग से सुनने लायक नहीं है। विशाल मिश्रा ने फिल्म का म्यूज़िक दिया है, जबकि इरशाद कामिल ने लिरिक्स लिखे हैं। एक्शन के दीवानों के लिए ये एक मोस्ट वॉच फिल्म है। फिल्म देखने में एंटरटेन होंगे, इसकी पूरी गारंटी है। हाँ, अगर लॉजिक खोजने लग जाएंगे तो फिर निराश ही होगी।
यह फिल्म पूरी तरह एंटरटेनमेंट को दिमाग में रख कर बनाई गई है, रियलिटी से इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, यह फिल्म हमें एक चीज़ ज़रूर बताती है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत यूज हो तो यह पूरी मानवता के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।